हेलो फ्रेंड, तो आप सभी के लिए जो आज वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो अपने आप में दोस्तों आप सभी को 10 से 15 नंबर सीधा देकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एक ही प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रश्न है दोस्तों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हिट है। ये प्रश्न बार बार दोस्तों हर बार पूछा जाता है। ये अपने रूप चेंज कर करके कभी 10 नंबर में, कभी 15 नंबर में, कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है दोस्तों मेंटल हेल्थ या दोस्तों इसको कहे तो साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर का, जो कि दोस्तों एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूँ इसमें पढ़ेंगे ईसीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रो कन्वल्सल के बारे में कि इलेक्ट्रो कन्वल्सल उपचार होता क्या है, जो ईसीटी शॉर्ट में लिखा जाता है। इलेक्ट्रो कन्वल्सल ट्रीटमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। अब दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपको दो तरीक़ा से पूछ सकता है। या तो पूछेगा कि ईसीटी क्या है, ईसीटी के संकेत, विपरीत संकेत लिखे, ईसीटी की प्रक्रिया और कार्यविधि को समझाए। ये तो एक प्रकार से क्वेश्चन ये बनता है। या दोस्तों दूसरा प्रकार ये बनता है क्वेश्चन का कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर में कि ईसीटी के दौरान और ईसीटी के बाद जो है वो नर्स का देखभाल को समझाए। तो वो क्वेश्चन अलग है जो कि करा चुके हैं, नहीं देखे तो जाके देखिए कि ईसीटी में प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर है वो कैसे किया जाता है ईसीटी में। तो उसको मैं करा चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। वो भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत हिट है और ये क्वेश्चन तो हिट है ही दोस्तों। तो चलिए हम आज देखेंगे, एक ही क्वेश्चन लेकर आए हैं क्योंकि थोड़ा ये बड़ा है तो इसको, और बड़ा है और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही होगा लेकिन 20 से 25 मिनट इसी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पहले ईसीटी उपचार है क्या, ईसीटी होता क्या है। फ्रेंड जो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछले 8 साल में देखिएगा या 8 से 10 साल में, तो कम से कम ये क्वेश्चन 5 बार जरूर पूछा गया है। पिछले 8 से 10 साल में 5 बार जरूर मिल जाएगा। तो यही इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ सकते हैं। तो देखते हैं ईसीटी उपचार होता क्या है दोस्तों। इलेक्ट्रो कन्वल्सल ट्रीटमेंट होता क्या है। यह एक दैहिक उपचार विधि है दोस्तों। यह क्या है, यह एक दैहिक उपचार विधि है जिसमें कृत्रिम दौरे उत्पन्न करने हेतु 1 या 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से करोटी के टेम्पोरल क्षेत्र जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों। ईसीटी जो है एक इलेक्ट्रिकल विधि है जिसके द्वारा जो है ब्रेन में क्या किया जाता है दोस्तों, एक कंपन उत्पन्न किया जाता है, शॉट लगाया जाता है। सीधा समझिए लैंग्वेज आसान में कि शॉट लगाया जाता है ब्रेन में। मानसिक रूप से जो व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है और बिल्कुल ही दोस्तों उसका लास्ट पोजीशन रहता है तो उसको ईसीटी किया जाता है। ईसीटी दोस्तों लास्ट ऑप्शन होता है, जिसमें दोस्तों होता क्या है कि यह दैहिक उपचार विधि है जिसमें कृत्रिम मतलब मानव निर्मित ये दौरे उत्पन्न किया जाता है। एक तो दौरे होता है जो दोस्तों ऑटोमेटिक आदमी को उत्पन्न होता है, तो वो वाला दौरा जो होता है नेचुरल होता है, जो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन एक दौरा होता है जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है इसी ईसीटी के द्वारा। अब इसमें होता ये है कि 2 इलेक्ट्रोड रहता है जो दोस्तों क्या करता है, 2 इलेक्ट्रोड के मतलब समझिए ना कि 2 सर्किट रहता है जिसके सहायता से जो टेम्पोरल होता है ब्रेन के दोस्तों, उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से दोस्तों जो है ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या समझे कि इसका उपयोग, ईसीटी का उपयोग जो है कृत्रिम रूप से ग्रैंड मॉल सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि ईसीटी का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो कृत्रिम रूप से ग्रैंड मॉल सीजर उत्पन्न करने के लिए। हो गया, समझ गए कि ईसीटी है क्या। तो ईसीटी एक दोस्तों दैहिक उपचार है जिसमें कृत्रिम रूप से जो है वो कंपन उत्पन्न करने के लिए, दौरे उत्पन्न करने के लिए 2 इलेक्ट्रोडों की सहायता से जो है टेम्पोरल क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो कृत्रिम रूप से जो ग्लैंड मॉल सीजर है वो उत्पन्न होने लगता है। तो यही होता है ईसीटी। अब देखिए दोस्तों ईसीटी का संकेत होता क्या है, मतलब जब ईसीटी दोस्तों होता है तो इसका संकेत क्या होता है ईसीटी के दौरान। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मनोवृत्ति विकार की अवस्थाओं में दोस्तों कंडीशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, मतलब ईसीटी प्रयोग के संकेत, मतलब दोस्तों आप किसी के अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो कब संकेत करेगा कि ईसीटी का ज़रूरत है। तो दोस्तों पहला जो है मनोवृत्ति विकार की अवस्था, मतलब जो मन का जो विकार है, डिसऑर्डर है, वो उस अवस्था को देखकर ये संकेत करता है कि ईसीटी का जरूरी है। तो ही है मनोवृत्ति विकार की अवस्थाओं में। तो दोस्तों इसमें है सन्निपात उन्माद, भयानक पागलपन, दौरे में, अंगीय मनोवृत्ति विकारों में। दोस्तों फिल्मों में आप लोग देखते होइएगा अक्सर, जैसे कि जो दोस्तों आप लोग दिलवाले मूवी देखे होंगे तो वहाँ पे जो अजय देवगन होता है, देखते हैं जब वो अधिक पागलपन करने लगता है तो उसे शॉर्ट सर्किट दिया जाता है। तो दोस्तों एक्चुअल वो करंट होता नहीं है, वो एक प्रकार से उसको कहा जाए तो पुराने ज़माना था, लेकिन अब कहा जाए तो वह एक ईसीटी का रूप हो सकता है। तो यही है, ये जो ईसीटी देने का जो संकेत होता है वो मनोवृत्ति की अवस्था के अनुसार दिया जाता है कि किस प्रकार का है। तो जो सन्निपात उन्माद होता है उसमें दिया जाता है, या भयानक पागलपन अगर किसी में हो गया है उसको दिया जाएगा, दौरे अत्यधिक पड़ने लगा है उस समय दिया जाता है, या अंगीय मनोवृत्ति विकार में दिया जाता है। तो समझिए पहला है क्या, मनोवृत्ति विकार के अवस्था में।
दूसरा है साथियों मानसिक विखंडन की अवस्था में कंडीशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। दोस्तों सिजोफ्रेनिया भी एक अलग क्वेश्चन है जिसको भी दोस्तों बार बार पूछा गया है, तो आप लोग को वो भी मैंने करा दिया है। सिजोफ्रेनिया नहीं देखे तो जाकर देखिए, ये क्वेश्चन सब बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सिजोफ्रेनिया हो, ईसीटी हो, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें आ चुका है दोस्तों मानसिक विखंडन की अवस्था में, मतलब कोई व्यक्ति का अगर मानसिक विखंडन हो गया है उस अवस्था में ईसीटी जो है वो संकेत होता है कि ईसीटी चाहिए उसे। जैसे हिंसक प्रवृत्ति होने पर दोस्तों कोई व्यक्ति देखते होइएगा कि पागलपन हो जाता है तो कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल शांत मौन हो जाएगा। कोई व्यक्ति दोस्तों भयानक रूप ले लेता है और उसका जो दिमाग होता है वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। दूसरा है आत्महत्या भय की स्थिति में। देखिएगा कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो आत्महत्या का उसके अंदर जो है भय उत्पन्न होने लगता है और वह आत्महत्या से दोस्तों उसको डर लगने लगता है, लेकिन वो आत्महत्या बार बार सोचेगा कि कर ले, लेकिन उसको डर लगता है जिसके कारण वो नहीं कर पाता है। तो इस स्थिति में जो है दिया जाएगा। मूर्छा होने पर दोस्तों अगर किसी को मूर्छा होता है, स्टूपर होता है, तो उस स्थिति में भी ईसीटी दिया जाता है। उसके बाद है उत्तेजना होने पर, एक्साइटमेंट अगर अत्यधिक हो रहा है तो दोस्तों ईसीटी दिया जाता है। मनोविकार रोधी दवाइयाँ के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर दोस्तों अगर कोई ऐसे साइकोटिक दवा लिए हैं जिसका दोस्तों जो परिणाम है विपरीत आ रहा है, तो उस स्थिति में ये ईसीटी दिया जाता है। तो क्या समझे, पहला था मनोवृत्ति विकार की अवस्था में जिसमें हम लोग देखें भयानक पागलपन, सन्निपात, उन्माद, दौरे में, अंगीय वृत्ति विकारों में। दूसरा देखें हैं कि मानसिक विखंडन की अवस्था में, मतलब सिजोफ्रेनिया में क्या होगा तो दिया जाएगा तो हिंसक प्रवृत्ति के होने पर, आत्महत्या का भय उत्पन्न होने पर, मूर्छा होने पर, उत्तेजना होने पर, मनोविकार रोधी दवाइयों के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर जो है ईसीटी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब अवस्था है, ध्यान रखिएगा, ये सब कंडीशन है। इस कंडीशन में जो है कुछ ऐसे होता है तो उसको ईसीटी दिया जाता है। आप कंडीशन जरूर याद रखिएगा तो आपको दोस्तों बहुत आसान होगा याद करने में। तीसरा कंडीशन है कि अवसाद की विभिन्न अवस्थाओं में, मतलब कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों डिप्रेशन में भी दिया जाता है, लेकिन डिप्रेशन के किस कंडीशन में दिया जाएगा ईसीटी, तो आत्महत्या भय अवसाद। दोस्तों किसी के अंदर आत्महत्या का भय है तो उस अवसाद में भी, डिप्रेशन में भी दिया जाएगा। दूसरा है अवसाद रोगी दवाइयाँ के संतोषजनक परिणाम न आने पर। दोस्तों डिप्रेशन वाले कोई दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उसका कोई दोस्तों अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में जो है ईसीटी दिया जाता है डिप्रेशन वाले मरीज को भी। तीसरा है अवसाद रोगी दवाइयाँ के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर। अगर दोस्तों कोई दवाइयाँ ले रहा है डिप्रेशन का, लेकिन वो डिप्रेशन के जो है कम नहीं करके वो कुछ अलग सा चिन्ह दिखा रहा है, अलग सा परिणाम दे रहा है, तो दोस्तों उस स्थिति में भी जो है वो दिया जाएगा क्या चीज़, ईसीटी दिया जाएगा। जल्द परिणाम प्राप्त करने के लिए, दोस्तों डिप्रेशन में है और दवाई से कोई छुटकारा जल्दी नहीं मिल रहा है तो जल्द परिणाम के लिए ईसीटी का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है मंद बुद्धि के दौरान अवसाद। दोस्तों अगर मंद बुद्धि के दौरान डिप्रेशन है तो उस स्थिति में जो है ये दोस्तों ईसीटी कारगर होता है। तो तीन अवस्था देख लिए, मनोवृत्ति, पहला था मनोवृत्ति में विकार, दूसरा था दोस्तों दूसरा हम लोग क्या देखे हैं यहाँ पे, दूसरा देखे हैं कि मानसिक विखंडन की अवस्था में, तीसरा देखें अवसाद की विभिन्न अवस्थाओं में, मतलब डिप्रेशन के कौन कौन से अवस्था है जहाँ पे दिया जाएगा, सिजोफ्रेनिया के कौन कौन से अवस्था है, उसके बाद था मूड डिसऑर्डर के अवस्था में। तो ये तीन अवस्था देख लिए। अब चलिए देखते हैं चौथा है दोस्तों असहयोग मरीज के उपचार में। मतलब दोस्तों पहला यहाँ पे देखिए कि जो मरीज असहयोगी है वैसे मरीजों के उपचार में दोस्तों ईसीटी दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे जो चार यहाँ पे हम लोग देखे हैं, तो ये तो हो गया संकेत, ईसीटी का संकेत। लेकिन अब दोस्तों ईसीटी होने के बाद उसका विपरीत जो है वो संकेत दोस्तों क्या हो सकता है, विपरीत संकेत क्या है जहाँ पे ईसीटी नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा दोस्तों लक्षण है या दोस्तों संकेत है जहाँ पे ईसीटी नहीं देना चाहिए। पहला था क्या कि ईसीटी का संकेत, मतलब कहाँ पे ईसीटी मांग रहा है, कहाँ पे ईसीटी दिया जाए, तो वो चार अवस्था देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ईसीटी प्रयोग के विपरीत संकेत, मतलब ईसीटी प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अगर संकेत ये सब दिख रहा है तो ईसीटी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे, चलिए देखते हैं विपरीत संकेत को। पहला है संबंधित लक्षण, रिलेटिव फीचर्स। दोस्तों संबंधित लक्षण का मतलब क्या होता है, रिलेटिव फीचर्स। पहला है अस्थिभंग। दोस्तों अस्थिभंग होने वाले स्थान पे ईसीटी नहीं दिया जाएगा। वृद्धावस्था में ईसीटी दोस्तों हानिकारक हो सकता है। उच्च रक्तचाप से दोस्तों जो है वो क्या होगा, उच्च रक्तचाप में भी दोस्तों जो है हाई ब्लड प्रेशर में ईसीटी देना घातक हो सकता है। गर्भावस्था होने पर भी दोस्तों ईसीटी नहीं देना चाहिए। संचयी हृदयपात अगर होता है तो उसको भी दोस्तों ईसीटी हानिकारक होगा। हृदय पेशी रोधी गलन, जिसका हृदय दोस्तों अगर उसका हृदय प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी ईसीटी देना हानिकारक है। नेक्स्ट है दृष्टि पटल विच्छेदन। दोस्तों जो आंख का एरिया है दृष्टि पटल, वहाँ पे ईसीटी देना क्या है, हानिकारक है, ये दृष्टि को विच्छेद कर सकता है। तो ये जो दोस्तों है पहला है संबंधित लक्षण, इसमें ये सब देखे हैं क्या क्या, अस्थिभंग देखे हैं, वृद्धावस्था, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था, संचयी हृदयपात, हृदय पेशी गलन, हृदय पटल विच्छेदन, ये सब जो दोस्तों है ईसीटी प्रयोग के विपरीत संकेत है। तो ये हो चुका है।
दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है दूसरा कि निश्चित लक्षण एब्सोल्यूट फीचर। दोस्तों पहला तो हम लोग देखे हैं कि संबंधी फीचर्स मतलब रिलेटिव फीचर्स। अब हम लोग देखते हैं निश्चित लक्षण मतलब जो निगेटिव, जो दोस्तों विपरीत संकेत में दूसरा है कि निश्चित लक्षण। तो निश्चित लक्षण कब होगा? तो रक्त वाहिनी को फूल जाना। दोस्तों अगर ईसीटी देते हैं तो विपरीत लक्षण क्या दिखेगा? तो दोस्तों रक्त वाहिनी फूल सकता है। रोगी का अंतः कपाल दाब अत्यधिक होना। ईसीटी के दौरान दोस्तों ईसीटी देने से जो रोगी के जो कपाल है, मस्तिष्क का कंकाल है, खोपड़ी है, उसमें जो फ्लूइड होता है दोस्तों उसका दबाव अत्यधिक बढ़ जाना। रक्त का इकट्ठा होने पर अर्बुद। जी हाँ दोस्तों, अगर रक्त इकट्ठा हो जाता है तो अर्बुद हो जाएगा। तो ये सब जो दोस्तों है निश्चित लक्षण दिखाई देता है ईसीटी होने पे। तो इस सब को दोस्तों नॉर्मल दिखाई देता है, जो कि ईसीटी में ये विपरीत लक्षण है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये निश्चित दिखाई देता है। अब दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ कि विपरीत लक्षण में था संबंधित लक्षण रिलेटिव फीचर्स, और दूसरा है निश्चित लक्षण। रिलेटिव में था कि मतलब ईसीटी अगर दिया जा रहा है तो कब दोस्तों ईसीटी नहीं देना चाहिए, इस चीज़ को ख्याल रहा है। तो गर्भावस्था है, अस्थिभंग है, वृद्धावस्था है, उस समय दोस्तों जो है विपरीत लक्षण में है, रिलेटिव फीचर्स था। लेकिन दूसरा है विपरीत लक्षण में, विपरीत संकेत में कि निश्चित लक्षण मतलब ईसीटी दिया जाएगा तो उसमें ये लक्षण निश्चित दिखा ही जाएगा। कौन सा लक्षण? तो जो रक्त वाहिनी है, जहाँ से रक्त दोस्तों हमारा निकलता है, हमारा रक्त दोस्तों गुजरता है, रक्त वाहिनी वो फूल जाएगा। रोगी का अंतः जो कपाल है मतलब जो ब्रेन है उसमें दबाव अत्यधिक हो जाएगा। रक्त का जो दोस्तों हो सकता है इकट्ठा हो सकता है ईसीटी के दौरान। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये निश्चित लक्षण है, लेकिन विपरीत में है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैं इसका जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईसीटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है, इसलिए मैं दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं ईसीटी देने की प्रक्रिया, मेथड ऑफ गिविंग ईसीटी। मतलब दोस्तों हम लोग तो देख लिए जो क्वेश्चन पूछा है कि ईसीटी है क्या, ईसीटी के संकेत और ईसीटी के विपरीत संकेत लिखे, तो हम लोग संकेत और विपरीत संकेत देख लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं प्रक्रिया भी पूछा है, तो ईसीटी के प्रक्रिया मतलब ईसीटी कैसे दिया जाएगा, ईसीटी के लिए कैसे रोगी को तैयार किया जाएगा, तो ये सब प्रक्रिया के दौरान होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों औषधि के आधार पर। पहला क्या है? ईसीटी देने के प्रक्रिया में पहला क्या है? औषधि के आधार पर। दोस्तों प्रत्यक्ष ईसीटी मतलब डायरेक्ट ईसीटी जो है, इसमें देखिएगा औषधि के आधार पर जो है पहला है अप्रत्यक्ष ईसीटी मतलब प्रत्यक्ष रूप से। इस प्रक्रिया में रोगी को बिना बेहोश किए ईसीटी दी जाती है। यह संशोधित ईसीटी से अधिक प्रभावी है, परंतु इसके पार्श्व प्रभाव अधिक होते हैं। दोस्तों जो प्रत्यक्ष ईसीटी है औषधि के आधार पर, तो औषधि के आधार पर दो टाइप में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष ईसीटी और दूसरा है अप्रत्यक्ष ईसीटी। प्रत्यक्ष ईसीटी में ये है कि इसमें मरीज को बिना दोस्तों बेहोश किए हुए जो है ईसीटी दिया जाता है, और यह जो है दोस्तों संशोधित जो ईसीटी होता है उससे अत्यधिक प्रभावी होता है, क्योंकि मरीज को यहाँ पे बेहोश नहीं किया जाता है, इसलिए उसके ब्रेन में डायरेक्ट चीज़ों को पहुँच पाता है। परंतु जो इसके पार्श्व होता है, जो इसके उल्टा होता है, जो इसके पीछे होता है, इसका प्रभाव दोस्तों अत्यधिक होता है। मतलब जो डायरेक्ट दोस्तों ईसीटी होता है, सीधा समझिए कि इसका जो प्रभाव है अत्यधिक होता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष ईसीटी, ये मतलब इनडायरेक्ट ईसीटी। इसमें रोगी को ईसीटी पूर्व मांसपेशी शिथिलता व बेहोशी के लिए औषधियाँ दी जाती है। इसके प्रभाव बहुत कम होते हैं। इसके मॉडिफाइड ईसीटी भी कहा जाता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष जो ईसीटी है वो प्रत्यक्ष ईसीटी के उल्टा ही होगा। तो ये जो है दोस्तों जो है डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, और ये दोस्तों जो है क्या किया जाता है, ये औषधियाँ जो दिया जाता है उसमें बेहोशी करके तब दोस्तों ईसीटी दिया जाता है, और ये अप्रत्यक्ष होता है जिसका प्रभाव दोस्तों कम होता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि ईसीटी देने की जो प्रक्रिया है उसमें पहला औषधि के जो आधार है, उस औषधि के आधार पे दो तरीक़ों से दिया जाता है, प्रत्यक्ष ईसीटी और अप्रत्यक्ष ईसीटी। दोस्तों मैं इसीलिए इतना बता रहा हूँ बार बार कि आपको चीज़ें याद हो जाए, प्रक्रिया में क्या है, संकेत में क्या था, विपरीत संकेत में क्या था, तो उसमें से चीज़ों को आप याद कर सकें। बाकी आप वीडियो 2 बार देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको चीज़ें याद हो जाएगा। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके वीडियो देखने के बाद पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा जो देखते हैं देने की प्रक्रिया में, दूसरा है कि इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पर मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड। दोस्तों हम लोग देखें ईसीटी में कि ईसीटी है क्या, तो उसमें था कि इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो यही है कि यूनिलेटरल ईसीटी। दोस्तों इलेक्ट्रोड के आधार पर जो है, इलेक्ट्रोड के पोजीशन के आधार पे दो भागों में इसको भी बांटा गया है, यूनिलेटरल ईसीटी और बाइलेटरल ईसीटी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रयोग। पहला देखते हैं यूनिलेटरल ईसीटी। दोस्तों इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है। आपसे ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पर लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा यूनिलेटरल ईसीटी। इसमें लिखिएगा कि इसका प्रयोग जो है तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है।
लेकिन यह अत्यधिक जो है सुरक्षित होती है। दोस्तों जो यूनिलैटरल ईसीटी होता है इलेक्ट्रोड वाला, ये दोस्तों सुरक्षित अत्यधिक होता है, लेकिन ये जो है कम प्रयोग किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड में और दोस्तों टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क की मध्य रेखा के पास नॉन डोमिनेट साइड पर ही रखा जाता है, अर्थात दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाता है। दोस्तों जो यूनिलैटरल ईसीटी है यह कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन अत्यधिक सुरक्षित होता है। इसमें जो है पूर्णतः चीज़ें जो है इलेक्ट्रोड के द्वारा संचालित किया जाता है ईसीटी में। जैसा कि जानते ही हैं कि दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोड की स्थिति के आधार पे, तो दोनों में इलेक्ट्रोड होगा, यूनिलैटरल ईसीटी और बाइलैटरल ईसीटी। तो जो यूनिलैटरल है इसमें 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग जो किया जाता है, नॉन डोमिनेंट साइड में एक रखा जाता है टेम्पोरल क्षेत्र पे, और दूसरा जो है मस्तिष्क के मध्य क्षेत्र पर रखा जाता है इलेक्ट्रोड। तो ये चीज़ें समझ गए। जैसे दाएँ हाथ का जो व्यक्ति है दाएँ हाथ से जो काम करता है तो उसके मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाएगा। मतलब ये समझिए कि आपका जो दाएं हाथ है ना, तो उसके दाएं हाथ के बाएं वाले हाथ बाएं साइड से सर पे मध्य पे इलेक्ट्रोड रखा जाता है। ये यूनिलैटरल ईसीटी में ये हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रोड के ही स्थिति के आधार पे, दूसरा है बाइलैटरल ईसीटी। दोस्तों बाइलैटरल ईसीटी या ईसीटी का सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। तो आप लोग क्या समझे कि जो यूनिलैटरल ईसीटी है इसका प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन यह सुरक्षित अत्यधिक होता है। लेकिन जो बाइलैटरल ईसीटी है ये दोस्तों प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। इस विधि में इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ से टेम्पोरल क्षेत्र के आँख के लैटरल कैंथस से ऊपरी तरफ कान के मध्य खींची गई रेखा से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है। दोस्तों जो बाइलैटरल होता है आप लोग जानते हैं कि लेटरल क्या होता है, लेटरल मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों जो बाइलैटरल ईसीटी है इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है उसको मस्तिष्क के दोनों तरफ टेम्पोरल क्षेत्र में लगाया जाता है। मतलब हमारा आँख है, दोनों साइड से जो कान है दोस्तों, इसी तरीक़ा से जो लैटरल जो है लगाया जाता है लैटरल कैथस से, और उसके कान जो है दोस्तों, कान के मध्य जो खींची गई रेखा है उससे 1 से 1.5 इंच की दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है। मतलब सीधा समझिए कि दोनों जो कान है, कान से हल्का 1 से 1.5 इंच ऊपर दोनों साइड से इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है बाइलैटरल ईसीटी में। लेकिन यूनिलैटरल ईसीटी में क्या था, तो एक जो इलेक्ट्रोड था वो मस्तिष्क के मध्य में लगाया जाता था और एक जो था वो टेम्पोरल क्षेत्र पे रखा जाता था। तो ये चीज़ें हो गया इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्रियाविधि। ईसीटी के क्रियाविधि अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोग देख लिए कि प्रक्रिया देख लिए, अब हम लोग देखने वाले मतलब संपूर्ण प्रक्रिया दोस्तों ब्रेन पे ही किया जाता है। इतना समझिए कि जो भी प्रक्रिया ईसीटी में होता है मस्तिष्क पे ही होता है। अब हम इसके कार्यविधि देखते हैं, ईसीटी का मैकेनिज्म देखते हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, दोस्तों पहला है जो कार्यविधि है, मतलब ये कैसे कार्य करता है ईसीटी, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला जो है नंबर फ्रीक्वेंसी के ईसीटी, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ईसीटी, मतलब ईसीटी में कितना दोस्तों फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो पहला है ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है। मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर ईसीटी दे रहा है तो उसका प्रभाव कब दोस्तों पूरा दिखता है, उच्चतम दिखता है, तो 5 से 10 ईसीटी दिया जाएगा तब। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोनिक सिजोनोफ्रेनिक रोगी के लिए 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। दोस्तों ऐसे तो नॉर्मल ईसीटी दिया जाता है तो 5 से 10 ईसीटी बहुत अत्यधिक हो जाता है, उच्चतम है। लेकिन अगर जिसको क्रोनिक सिजोफ्रेनिक है, सिजोफ्रेनिक का मतलब होता है विखंडित, दिमाग विखंडित हो गया है, और क्रोनिक का मतलब होता है कि तीव्र। तो जिसको दोस्तों अगर तीव्र सिजोफ्रेनिक हो गया है तो वैसे रोगी को दोस्तों 20 से 25 ईसीटी दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ईसीटी सप्ताह में अधिकतम 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि ईसीटी का प्रयोग सप्ताह में अधिकतम कितने बार किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 3 बार किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ गए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्रियाविधि समझ गए कि ईसीटी का क्रियाविधि कैसे होगा। तो ईसीटी उच्चतम प्रभाव 5 से 10 ईसीटी पर ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर जिसको क्रोनिक सिजोफ्रेनिक होगा तो उसको दोस्तों 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होती है। ईसीटी सप्ताह में 3 बार देनी चाहिए, ये चीज़ें समझ लीजिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले बहुत शानदार प्रश्न है। क्या प्रश्न है, ईसीटी तकनीक हेतु जाने वाली तैयारियां। दोस्तों ईसीटी में जो तकनीक है उसके लिए की जाने वाली तैयारियां, मतलब प्रिपरेशन ड्यूरिंग ईसीटी टेक्निक। दोस्तों ईसीटी जब दिया जाएगा तो उसमें कौन कौन से ऐसे टेक्निक है जिसको तैयार किया जाता है, एक पेशेंट को ईसीटी देने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो वही है ईसीटी टेक्निक हेतु की जाने वाली तैयारियां। पहला है अनुमति लेना। दोस्तों अनुमति लेना क्या होगा, सर्वप्रथम रोगी या उसके संबंधियों से ईसीटी उपचार की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। यह कानूनी प्रक्रिया है, इसका पालन करना अनिवार्य है। इसलिए रोगी को यदि हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो संबंधियों के हस्ताक्षर एक सहमति पत्र पर लिए जाते हैं। दोस्तों जो ईसीटी दिया जाता है तो उसमें जो तैयारियाँ किया जाता है वो सबसे पहला तैयारी ये जाता है कि पेशेंट को देने से पहले उसका अनुमति लिया जाए, उसके पेरेंट्स से, उसके रिलेटिव से, जो भी उसके हो
उससे परमिशन लिया जाता है कि ईसीटी हम करने जा रहे हैं। आप जो भी सहमति पत्र होता है उस पर दस्तखत या सिग्नेचर करवाया जाता है उसके पेरेंट्स से या रिलेटिव से पेशेंट को, ताकि अगर बाद में कोई अनहोनी हो जाए ईसीटी के दौरान तो उसका रिस्क कवर जो है स्वास्थ्यकर्मी के लिए ना रहे। और यह कानूनी रूप से क्या होता है, अनिवार्य होता है। ये समझ गए, अनुमति लेना हो गया। दूसरा है दोस्तों ईसीटी तैयारी करने का जो टेक्निक है उसमें दूसरा है कि ईसीटी रूम तैयार करना है। दोस्तों अब ईसीटी तो कहीं खुले जगह पर दिया नहीं जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं रूम तैयार किया जाएगा, एक स्पेसिफिक जगह तैयार किया जाएगा। तो यही जो ईसीटी रूम होता है उसको तैयार किया जाएगा। मतलब किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने हेतु सभी इमरजेंसी उपकरण ईसीटी रूम में रखे जाते हैं। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को ईसीटी दिया जा रहा है तो हो सकता है उसको अचानक से दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वही कहता है कि किसी भी आकस्मिक इमरजेंसी घटनाओं से निपटने के लिए ईसीटी में रूम में सारे चीज़ रखा जाता है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत उससे निपटा जाए। पहला क्या रखा जाता है उस ईसीटी रूम में, ऑक्सीजन सिलेंडर। मान गए ईसीटी पेशेंट को दिया जा रहा है, अचानक से उसका जो है वो ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया, उसका सांस रुक गया, तो ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा उस रूम में, तब तो जल्दी से उसको दिया जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। दूसरा है सक्शन एपरेटस, यहाँ दोस्तों जो चूसन का जो चीज़ें होता है वो भी दोस्तों वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। फेस मास्क दोस्तों वहाँ पे होना चाहिए। रिसक्शन एपरेटस होना चाहिए। उसका दोस्तों है एनेस्थेटिक एप्लियंस होना चाहिए, मतलब मरीज को बेहोशी करने का दोस्तों जो होता है वो चीज़ें होना चाहिए। इमरजेंसी ड्रग होना चाहिए, आपातकालीन औषधियाँ। एम्बुलेंस बैग, बीबीपी एपरेटस होना चाहिए। दोस्तों एम्बुलेंस बैग होना चाहिए और बीपी एपरेटस होना चाहिए। मान गया दोस्तों अगर पेशेंट का हालात ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसको एम्बुलेंस बैग होगा, तभी तो दोस्तों इधर से उधर आसानी से शिफ्ट कर सकता है। तो यही सब चीज़ें होता है जो कि एक रूम में, ईसीटी रूम में ये सब होना चाहिए। देख लीजिएगा पीडीएफ में। अब दोस्तों तीसरा जो है यहाँ पे, पहला तो अनुमति था, दूसरा था रूम में आवश्यक सामान रखना, तीसरा है रोगी को ईसीटी हेतु तैयार करना। साथियों रोगी को ईसीटी देने के लिए रोगी को तैयार करना होता है। तो तैयार करना में क्या होगा, रोगी को ईसीटी से 30 मिनट पहले एट्रोफिन सल्फेट अधो त्वचीय सबस्टांस मार्ग से दोस्तों 1 ग्राम दी जाती है। मतलब दोस्तों जो रोगी को ईसीटी हेतु तैयार किया जाता है वैसे रोगियों को दोस्तों 30 मिनट ईसीटी देने से पहले 30 मिनट एट्रोफिन सल्फेट दोस्तों दवाई होता है, इसका दोस्तों जो है सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के माध्यम से दोस्तों जो है 1 ग्राम 1 GM जो है दी जाती है ये एट्रोपिन सल्फेट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोगी को ईसीटी के तैयार करने हेतु कौन सी दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एट्रोपिन सल्फेट। किस माध्यम से, सबक्यूटेनियस मार्ग से, ध्यान रखिएगा। जिससे स्रावित पदार्थ की मात्रा घटती है वह हृदय संकुचन में असमान से सुरक्षा होती है। दोस्तों जी एट्रोपिन सल्फेट देने से होता यह है कि जो भी स्रावन हो सकता है शरीर से वो सारी पदार्थों का मात्रा जो है घटेगा और जो है ईसीटी के दौरान कोई हलचल नहीं होगा, शरीर से कोई स्राव नहीं निकलेगा। ये चीज़ हो गया। ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम आईवी मार्ग द्वारा दिया जाता है। दोस्तों जो ईसीटी पेशेंट को दिया जाता है और तैयार किया जाता है तो उसमें तो हो गया कि आवश्यक अनावश्यक द्रव को रोकने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है सबक्यूटेनियस माध्यम से। लेकिन अगर पेशेंट को दोस्तों बेहोश करना है, एनेस्थेटिक करना है, तो उसको कौन सा दवाइयाँ दिया जाता है, तो दोस्तों थियोपेंटल सोडियम क्या दिया जाता है, थियोपेंटल सोडियम दिया जाता है इंट्रावेन मार्ग के द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, किसके लिए, एनेस्थेटिक के लिए ईसीडी मरीज को। ईसीटी से पूर्व रोगी के शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए सुसनाइल दोस्तों कोलाइन 0.3 ml में 0.5 ml तक आईवी द्वारा दी जाती है। शरीर का विश्राम अवस्था व ईसीटी के दौरान ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, सेरेबलम हाइपोक्सिया हो सकता है, अतः ओटी थेरेपी द्वारा इसको रोका जा सकता है। दोस्तों ईसीटी के दौरान 2-3 चीज़ें होता है जिसको ध्यान में रखिएगा। पहला तो होगा कि अगर शरीर से दोस्तों झाग निकलने लगे, द्रव निकलने लगे अनावश्यक, तो उस द्रव को दोस्तों कम करने के लिए, जिससे पेशेंट रिलैक्स रहे, अनावश्यक उसका द्रव या उसका स्राव जो है शरीर से ना हो, उसके लिए दोस्तों एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है सबक्यूटेनियस माध्यम से। ये हो गया। दूसरा है दोस्तों कि तैयार किया जाता है मरीज को, तो उसमें जो होता है वो एनेस्थेटिक मतलब उससे दोस्तों बेहोशी के लिए जो दिया जाता है वो थियोपेंटल सोडियम दिया जाता है इंट्रावेन मार्ग से, जिससे पेशेंट क्या हो, एनेस्थेटिक हो मतलब बेहोशी में हो, तो इस चीज़ के लिए थियोपेंटल सोडियम दिया जाता है। ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों पेशेंट विश्राम में रहे, बिल्कुल विश्राम में रहे, वो कोई हलचल ना करे ईसीटी देने के दौरान, तो उस विश्राम में पेशेंट को लाने के लिए जो है सुसाइन
सुसिनाइल क्लोन दोस्तों जो है सुसिनाइल कोलाइन जो है 0.3 ml से 0.5 ml तक IV द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पेशेंट को विश्राम में लाने के लिए सुसिनाइल कोलाइन दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि पेशेंट को विश्राम में लाने के लिए सुसिनाइल कोलाइन 0.3 से 0.5 ml तक दिया जाता है। ये हो गया। शरीर की विश्राम अवस्था व ECT के दौरान अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है तो सेरेबेलम हाइपोक्सिया हो सकता है, इसलिए OT थेरेपी द्वारा इसको रोका जाता है। दोस्तों अब ECT के दौरान और पेशेंट विश्राम है तो उस दौरान हो सकता है पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो दोस्तों ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए, तो उस अवस्था में सेरेबेलम दोस्तों हाइपोक्सिया हो सकता है, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है। तो इससे बचने के लिए OT थेरेपी इसको दिया जा सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि ECT हेतु रोगी को कैसे तैयार किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि रोगी को सही आरामदेह अवस्था प्रदान करना। दोस्तों ECT अगर दिया जाएगा तो दोस्तों मरीज को आरामदायक अवस्था प्रदान किया जाएगा। तो वही चीज़ें हैं चौथा पॉइंट। तो रोगी को चपटे बिस्तर पर सुपाइन स्थिति में लिटाया जाना चाहिए तथा कशेरुक दंड में ECT के दौरान फ्रैक्चर को रोकने हेतु तकिया लगाना चाहिए। दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि जो ECT होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो भैकम उत्पन्न करता है, मतलब वो क्या दौरा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसलिए कशेरुक जो दंड होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है भैकम से। तो इसके लिए दोस्तों जो है वो रोगी को चपटे बिस्तर पे सुपाइन स्थिति में लिटाया जाता है, जिससे जो कशेरुक जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें ECT के दौरान जो है फ्रैक्चर को रोका जाए। इसके लिए तकिया लगाया जाता है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब कशेरुक दंड में फ्रैक्चर रोकने के लिए। ECT के दौरान वायु मार्ग को बनाए रखने व जीभ को काटने से बचने हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अब ECT के दौरान जो है पेशेंट हो सकता है वो दांत पे दांत बैठा ले, तो हो सकता है जीभ बाहर निकालेगा और दांत पे दांत बैठे रहेगा, तो हो सकता है उसका जीभ कट सकता है। तो इसके लिए दोस्तों जो है उसके वायु मार्ग को भी बनाने के लिए और जीभ को कटने से बचने के लिए माउथ गैग का उपयोग किया जाता है, मतलब उसके माउथ में कुछ चीज़ें लगा दिया जाता है जिससे उसका माउथ जो है चल नहीं पाएगा। रोगी को गर्दन को सहारा प्रदान करने के लिए सपोर्टिव डिवाइस होनी चाहिए। दोस्तों ECT के दौरान जो रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान किया जाएगा उसमें जो सबसे लास्ट होगा कि गर्दन को आरामदायक प्रदान करने के लिए कोई भी सपोर्टिव डिवाइस होनी चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि रोगी को आरामदायक कैसे प्रदान किया जाएगा। तो एक चपटे बिस्तर पर सुपाइन स्थिति में लिटाकर जो कशेरुक दंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें के नीचे तकिया लगाया जाएगा जिससे फ्रैक्चर ना हो ECT के दौरान, और वायु मार्ग को बनाए रखने के लिए जीभ को कटने से बचने के लिए माउथ गैग का उपयोग किया जाता है। साथ ही गर्दन को सहारा प्रदान करने के लिए सपोर्टिव डिवाइस दिया जाता है। तो ये चीज़ें हो जाता है रोगी को सही आरामदेह स्थिति प्रदान करने के लिए। ये चौथा ऑप्शन है। और दोस्तों ये सब के सब हम कहाँ देख रहे हैं? तो ये सब के सब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ECT तकनीक हेतु की जाने वाली तैयारियाँ, मतलब ECT देने के लिए कौन कौन से तैयारियाँ हैं उसमें हम लोग ये देख रहे हैं। तो चौथा पॉइंट हो चुका है। अब हम लोग पाँचवा पॉइंट देखते हैं। पाँचवा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड की सही स्थिति में लाना। दोस्तों जो हम लोग पढ़े हैं ऊपर में कि ECT में इलेक्ट्रोड को जो है एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि दोनों कान के साइड से थोड़ा ऊपर लगाया जाता है, और एक इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों मतलब एक जो इलेक्ट्रोड लगाने का जो विधि है वो दोस्तों होता है, एक लगाया जाता है टेम्पोरल पे और एक लगाया जाता है मध्य मस्तिष्क में। तो वो दोस्तों हम लोग देखे हैं बाईलेटरल में और यूनिलेटरल में। जबकि अब हम दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड के बारे में देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उसको दोस्तों सही स्थिति में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वही है, इलेक्ट्रोड को जेली द्वारा लुब्रिकेंट करके ही टेम्पोरल क्षेत्र में लगाना चाहिए। सिर पर बाकी क्षेत्र सूखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों जो जेली होता है, एक क्रीम कहिए इसको, जो जेली होता है, तो दोस्तों जो मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रोड है वो दोस्तों होता क्या है कि जो ECT होता है तो ब्रेन में जो इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा तो उस जो इलेक्ट्रोड लगाने वाला जो पार्ट है उस पर दोस्तों जेल लगा के और मस्तिष्क में लगाया जाएगा, और दोस्तों बाकी क्षेत्रों को सूखा छोड़ दिया जाएगा मस्तिष्क में। मतलब जो जेली है वो जेली को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड की जगह पर लगाया जाएगा, बाकी क्षेत्र को सूखा रखा जाएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ से टेक्निक बताता हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर किसी को दोस्तों पैर हाथ टूट जाता है, उसके बाद होता क्या है कि वो फिजियोथेरेपी वाले के पास जाते हैं अपना पैर सीधा कराने के लिए या सूजन को कम करवाने के लिए। तो वहाँ पे देखते होइएगा कि दो चपटा या दो चार ऐसे चपटा जो दोस्तों होता है पट्टी टाइप के, उसमें दोस्तों वो मशीन में लगा रहता है, मशीन से कनेक्ट रहता है, और आगे की तरफ दोस्तों चपटा दो चार रहता है, जिसको जहाँ पे दर्द है या जहाँ पे दोस्तों सूजन है वहाँ पे उस पट्टी में थोड़ा सा जेली लगा के और उसको उस स्थान पे दोस्तों क्या किया जाता है, लगाकर बांध दिया जाता है, और मशीन से क्या होता है वैक्यूम दिया जाता है। तो वो वैक्यूम देने पर उस स्थान पे क्या होता है दोस्तों जो है कंप्रेस करने लगता है, वैक्यूम देने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे क्या होता है वहाँ का दोस्तों चीज़ें हैं वो ठीक होने लगता है। सेम वही चीज़ का वही टेक्निक का दोस्तों यहाँ भी ECT होता है ब्रेन में। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। अब समझ लिए।
ये हो गया। अब छठा है कि रोगी में सीजर उत्पन्न करना व उनका अवलोकन करना। दोस्तों, रोगी में दौरा उत्पन्न करना या उनका अवलोकन करना। रोगी को औषधि देने के 30 मिनट बाद 17 से 130 वोल्ट का करंट 0.6 से 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। इसके एक ग्रैंड मॉल सीजर की उत्पत्ति होती है। ग्रैंड सीजर के निम्न भाग होते हैं। दोस्तों, जो रोगी में सीजर उत्पन्न करना और उसका जो अवलोकन करना होता है, उसमें दोस्तों ईसीटी सब चीज़ तैयारी हो रखा है। तो जो ईसीटी जो इलेक्ट्रोड है दोस्तों, उसमें करंट पास किया जाएगा। तो वही कहता है कि दवाइयाँ जो दे दिया जाता है, मतलब जो भी द्रव कम करने का हो या दोस्तों एनेस्थेटिक दवाइयाँ हो या आप रोगी को विश्राम में लाने का दवाइयाँ हो, वो सब दवाइयाँ देने के 30 मिनट के बाद जो है दोस्तों, वो पेशेंट को जो है दौरा उत्पन्न करने के लिए ये अब किया जाता है शुरू। दौरा उत्पन्न करने के लिए दोस्तों दवाई देने के 30 मिनट के बाद जो है 17 से लेकर 130 वोल्ट का करंट जो है दोस्तों 0.6 से 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। अब दोस्तों ईसीटी में समय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर किसी पेशेंट में हल्का भी दोस्तों ज़्यादा समय तक अगर ईसीटी दिया रह गया तो सीधा उस व्यक्ति का मृत्यु होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट रहता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से। इसके एक ग्रैंड मॉल सीजर की उत्पत्ति होती है, जो 0.6 से लेकर 1 सेकंड तक जो वोल्ट प्रवाहित किया जाता है, उससे दोस्तों ग्रैंड मॉल सीजर उत्पन्न होता है तथा ग्रैंड सीजर के भिन्न भाग होते हैं, मतलब अलग अलग भाग होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। पहला है दोस्तों क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज में क्या होता है, इसकी अवधि लगभग 1 सेकंड होती है। इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक फेज में क्या होता है कि स्थिर पुतलियाँ, धनुषाकार शरीर स्थिति, बंद मुठिया, नीची त्वचा। दोस्तों, जब ईसीटी के दौरान दोस्तों जब 17 से लेकर 130 वोल्ट का दोस्तों जब करंट दिया जाएगा इलेक्ट्रोड में, तो सीधा वो ब्रेन पर इफेक्ट करेगा पेशेंट को। तो ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगा अचानक से, तो दोस्तों हो सकता है क्या होगा कि क्रॉनिक फेज में क्या होगा, मतलब तीव्र जो फेज होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड में करंट देने के बाद कि ये जो है स्थित पुतलियाँ, मतलब जो आँख की पुतलियाँ है वो स्थिर हो जाएगा, या शरीर धनुषाकार मतलब शरीर अचानक से मुड़ जाएगा, बंद मुट्ठी बंद कर लेगा आदमी, या हो सकता है त्वचा नीली पड़ जाए। तो ये तेज़ी से दोस्तों हो सकता है ईसीटी देने के दौरान। अब एक है टॉनिक फेज। दोस्तों, पहला था क्लोनिक फेज, ये है टॉनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होता है कि इसकी समान अवधि 35 से 40 सेकंड होती है। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, जो क्लोनिक फेज होता है उसमें मात्र और मात्र 1 सेकंड का दोस्तों अवधि होता है, लेकिन जो टॉनिक फेज होता है इसमें 35 से 40 सेकंड का दोस्तों अवधि होता है। तो थोड़ा ये दोस्तों जो है नॉर्मल होता है। अब टॉनिक फेज में जो दिखाई देता है कि प्लेंटर फ्लेक्जिन, मतलब दोस्तों रिवर्स बेबिंगसन रिफ्लेक्स होगा, मांसपेशी में संकुचन व शिथिलता हो जाएगा। ये दोस्तों प्लेंटेजर फ्लिक्जन होगा या मांसपेशी में संकुचन होगा टॉनिक फेज में। तो आप लोग देख लिए, पहला था क्लोनिक फेज, दूसरा था टॉनिक फेज। क्लोनिक फेज में क्या होगा, इलेक्ट्रोड में करंट पास करने के बाद कि पुतली स्थिर हो जाएगा, धनुषाकार शरीर हो जाएगा, बंद मुट्ठी हो जाएगा, नीली त्वचा पड़ सकता है। तो ये सब जो दोस्तों है, ये दोस्तों ईसीटी जब शुरू हो जाएगा तब की बात है। और क्लोनिक फेज में 1 सेकंड का समय होता है और टॉनिक फेज में 35 से 40 सेकंड का समय होता है। टॉनिके फेज में है दोस्तों ब्लेफेरोस्पम होगा या मध्य प्रकार की मांसपेशी क्रियाएं होगा, मतलब जो मांसपेशी है उसमें शिथिलता हो जाएगा, उसमें मध्य प्रकार का क्रियाएं आ जाएगा। ब्लेफेरोस्पम होगा। तो ये सब चीज़ें जो ईसीटी में होता है ये टॉनिक फेज में होगा। क्लोनिक फेज में होगा, क्या देखे हैं उसको देख लिए हैं। अब दोस्तों एक नेक्स्ट फेज आता है रिलैक्सन फेज। रिलैक्सन फेज में क्या होता है कि इसमें रोगी पूर्णतः ईसीटी के बाद विश्राम स्थिति में रहता है। दोस्तों, पहला हम लोग देख लिए है क्लोनिक फेज, दूसरा देखें टॉनिक फेज, और तीसरा है रिलैक्सन फेज। में रिलैक्सन फेज का मतलब ही होता है कि मरीज जो है रिलैक्स रहेगा इसमें ईसीटी के बाद। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम लोग जटिलता देखेंगे कि ईसीटी के कारण क्या क्या जटिलता, क्या क्या हानियाँ उत्पन्न हो सकता है ईसीटी देने से। तो दोस्तों हो सकता है स्मृति लोप हो सकता है, एमनेसिया हो सकता है, मतलब दोस्तों आपका मेमोरी खो जाएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जो यादाश्त है वो खो सकता है ईसीटी देने से। भ्रम उत्पन्न हो सकता है ईसीटी देने के बाद। सिर दर्द होगा क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा मस्तिष्क में, तो सिर दर्द होगा। जीभ काटना, मतलब हो सकता है दोस्तों ईसीटी करने के बाद मरीज जो है इसे अपना जीभ स्वयं काटने लगे। दिल का दौरा पड़ सकता है। अस्थि संधियों में टूटन, मतलब दोस्तों ईसीटी में बहुत अत्यधिक कंपन उत्पन्न होता है, तो हो सकता है दोस्तों जहाँ पे हड्डियाँ नाजुक है वहाँ का अस्थि जो है टूट सकता है ईसीटी देने के बाद। मुंह सूख सकता है, उल्टी होना, जी मचलना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं ईसीटी में। उसके बाद साथियों मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अत्यधिक पसीना आना, श्वसन में कठिनाई हो सकता है, मल मूत्र त्याग में प्रॉब्लम होगा, एकाग्रता घटना, ये सब जो दोस्तों है ईसीटी के जो है ये जटिल लक्षण है। ईसीटी देने के बाद ये सब दिखाई दे सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे संकेत, विपरीत संकेत, उसके बाद मरीज को कैसे तैयार करना है, मरीज को तैयार करने के बाद ईसीटी के लिए कौन कौन से तकनीक है उसका कैसे तैयारी किया जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि जटिलता देख रहे हैं जब ईसीटी दे दिया जाएगा
तो अब ईसीटी का कार्यविधि था। अब हम लोग देख रहे हैं कि ईसीटी अब दे दिया जाएगा तो उसमें जटिलता क्या होगा, देने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और तो वो सब हम देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होगा कि जीभ काटेगा, दिल का दौरा पड़ेगा, अस्थि में टूटन हो सकता है, मुंह सूखेगा, उल्टी हो सकता है, अत्यधिक पसीना आ सकता है, श्वसन में कठिनाई हो सकता है, मल मूत्र त्याग में प्रॉब्लम हो सकता है, एकाग्रता घट सकता है, स्मृति लोप हो सकता है। तो ये सब जो दोस्तों है जटिलता है, निगेटिव पॉइंट है ईसीटी देने के बाद। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं क्वेश्चन। ईसीटी आपका यहाँ पे होता है समाप्त, मतलब हम लोग पूर्ण रूप से देख लिए हैं कि ईसीटी के जटिलता क्या है, ईसीटी के कार्यविधि क्या है, और ईसीटी जो रोगी में दिया जाता है तो उसको अवलोकन किया जाएगा, और जो सीजर होता है दोस्तों वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोड का सही स्थिति, ये सब दोस्तों है मतलब ईसीटी के लिए कैसे तैयारी किया जाएगा, वो सारे चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग कार्यविधि भी देखे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रक्रिया भी ईसीटी देने का देखे हैं, लक्षण भी देखे हैं, और मतलब मरीज का उपचार जो विपरीत संकेत है वो भी देखे हैं, संकेत भी देखे हैं, और ये होता क्या है वो भी देखे हैं, कहाँ दिया जाता है वो भी देखे हैं, सारा चीज़ देख लिए। तो बाद बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे 15 से 10 नंबर में हर एक साल पूछा गया है, और इस बार भी उम्मीद है कि पूछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दिए हैं। बाकी PDF दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार 2 बार वीडियो देखिए और एक बार PDF पढ़िएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, एक गारंटी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।